ब्लड एक फ्लूइड जिसे हमेशा लाइफ और एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है, एक्चुअली अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स दुनिया है। ये हमारी नसों में बहता है, एक साइलेंट गार्डियन की तरह जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्रिम्सन रिवर ऑफ लाइफ स्पेशलाइज्ड सेल्स से भरा हुआ है। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम के वॉरियर्स हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग शुरू करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स हमारे खून में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, जिनका एक यूनिक बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है। ये खास मॉर्फोलॉजी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स के रूप में उनके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इंडेंटेड स्ट्रक्चर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और रिलीज के लिए एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सबसे पतली ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में से भी गुजर सकते हैं और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस का न होना उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को और बढ़ा देता है। हालांकि इस आइडियल शेप से हटना उनके फंक्शन में रुकावट पैदा कर सकता है। सिकल सेल अनीमिया जैसी स्थितियां एरिथ्रोसाइट के शेप को बिगाड़ देती हैं, जिससे ऑक्सीजन कैरी करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। ल्यूकोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स के विपरीत सेल्स का एक डाइवर्स ग्रुप होते हैं और हर एक का हमारे इम्यून डिफेंस में स्पेशलाइज्ड रोल होता है। न्यूट्रोफिल्स जो सबसे कॉमन टाइप हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को इनगल्फ करके नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स एक और प्रकार अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्रूशल रोल निभाते हैं। टी सेल्स सीधे इन्फेक्टेड सेल्स पर हमला करते हैं, जबकि बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो स्पेसिफिक पैथोजेंस को टारगेट करते हैं। मोनोसाइट्स टिश्यूज में प्रवेश करने पर मैक्रोफेजेस में बदल जाते हैं, सेलुलर डिब्री और पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं। इओसाइनोफिल्स परजीवी जीवों को टारगेट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में रोल निभाते हैं। अंत में बेसोफिल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में योगदान देता है। इन ल्यूकोसाइट्स की कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमें पैथोजेंस की लगातार बौछार से बचाती है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स सेल्स नहीं बल्कि बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स से निकले हुए छोटे इरेगुलर शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये हीमोस्टेसिस में एक वाइटल रोल निभाते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकने की प्रक्रिया है। जब कोई ब्लड वेसल घायल हो जाता है तो प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं इंजरी वाली जगह और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो ज्यादा प्लेटलेट्स को आकर्षित करते हैं और कोएगुलेशन कैस्केड शुरू करते हैं, जो रिएक्शंस की एक कॉम्प्लेक्स श्रृंखला है जो अंततः एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाती है। यह क्लॉट एक प्लग की तरह काम करता है जो घाव को सील कर देता है और आगे ब्लड लॉस को रोकता है। प्लेटलेट एक्टिवेशन और इनहिबिशन के बीच संतुलन ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस दोनों को रोकने के लिए जरूरी है। थ्रोम्बोसिस मतलब अनचाहे ब्लड क्लॉट्स का बनना। मतलब morphological variations when blood cells look different। एक हेल्थी व्यक्ति में ब्लड सेल्स आकार, बनावट और रूप में एक रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं। हालांकि कई फैक्टर्स इस हार्मनी को बिगाड़ सकते हैं, जिससे ब्लड सेल्स में मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस के संकेत हो सकते हैं, जो डायग्नोसिस के लिए क्रूशल क्लूज प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, असामान्य रूप से बड़े रेड ब्लड सेल्स, जिसे मैक्रोसाइटोसिस कहा जाता है, विटामिन B12 या फोलेट की कमी का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, असामान्य रूप से छोटे रेड ब्लड सेल्स या माइक्रोसाइटोसिस आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का संकेत दे सकते हैं। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स के आकार, बनावट और ग्रैन्युलैरिटी में बदलाव इन्फेक्शंस, इम्यून डिसऑर्डर्स या यहां तक कि ल्यूकीमिया का संकेत दे सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी में इन सटल ऑल्टरेशंस की जांच करना हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस में
एक एसेंशियल टूल है। अनीमिया, अ डिफिशियंसी इन रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स में से एक है, जो रेड ब्लड सेल्स की कमी या उनके हीमोग्लोबिन कंटेंट में कमी से होती है। यह कमी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की खून की क्षमता को कम कर देती है, जिससे कई तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं। फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन, डिजीनेस और हेडेक्स एनीमिया के कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं। सिकल सेल डिजीज, अ जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन। सिकल सेल डिजीज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स का एक समूह है जो मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। यह उस जीन में म्यूटेशन से होता है जो हीमोग्लोबिन के लिए कोड करता है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के भीतर ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह म्यूटेशन हीमोग्लोबिन को आपस में चिपका देता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स का आकार बिगड़कर हांसिया या अर्धचंद्राकार हो जाता है। ये मिसशेपन सेल्स कठोर होते हैं और छोटी ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बाधित होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसे वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस कहा जाता है। सिकल सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने से भी एनीमिया, फटीग और अन्य कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिकल सेल डिजीज एक आजीवन रहने वाली स्थिति है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज में सिम्टम्स को मैनेज करना, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। ल्यूकीमिया, अ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो। ल्यूकीमिया खून और बोन मैरो का एक कैंसर है जो ब्लड सेल्स के नॉर्मल प्रोडक्शन को बाधित करता है। यह बोन मैरो में शुरू होता है, जो हड्डियों के अंदर का स्पॉन्जी टिश्यू होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। ल्यूकीमिया में इमेच्योर एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, मुख्य रूप से व्हाइट ब्लड सेल्स, बेकाबू होकर बढ़ते हैं, जिससे हेल्थी ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। इस अनियंत्रित वृद्धि से कई तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिनमें शामिल हैं फटीग, वीकनेस, बार-बार इन्फेक्शंस होना और लिम्फ नोड्स का सूज जाना। ल्यूकीमिया के सटीक कारणों का पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सम्मिलित रूप से हाथ होता है। ल्यूकीमिया का इलाज इसके प्रकार, स्टेज और व्यक्ति के ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है, और इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन शामिल हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अ डिफिशियंसी इन प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिससे शरीर की ब्लड क्लॉट्स बनाने की क्षमता कम हो जाती है। जब प्लेटलेट लेवल्स एक निश्चित सीमा से नीचे चले जाते हैं, तो मामूली चोट से भी बहुत ज्यादा खून बह सकता है। आसानी से चोट लगना, कटने या नाक से लंबे समय तक खून बहना, त्वचा के नीचे बिना किसी वजह से खून बहना, पिटिकियाए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के आम संकेत हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, और इसमें वायरल इन्फेक्शंस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से लेकर कुछ दवाओं और बोन मैरो डिजीजेस तक शामिल हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के इलाज का उद्देश्य इसके कारण का पता लगाना है, और इसमें प्लेटलेट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दवाएं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या गंभीर मामलों में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स शामिल हो सकते हैं। प्लेटलेट कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। ब्लड सेल डिसऑर्डर्स, जिनमें कई तरह की स्थितियां शामिल हैं, यह दर्शाती हैं कि हमारे वेल बीइंग के लिए कितना इंट्रिकेट बैलेंस जरूरी है। एरिथ्रोसाइट्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से लेकर ल्यूकोसाइट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली इम्यून डिफेंस और थ्रोम्बोसाइट्स की क्लॉटिंग पावर तक, प्रत्येक सेल टाइप हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन डिसऑर्डर्स के कारणों, सिम्टम्स और प्रभावों को समझना, जल्दी पहचान, प्रभावी इलाज और मरीजों के लिए बेहतर परिणामों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे
हम ब्लड सेल डिसऑर्डर्स की जटिलताओं में और गहराई से जाते हैं, वैसे वैसे हमें उस जटिल सिम्फनी ऑफ लाइफ के लिए और भी ज्यादा सराहना होती है, जो हमारे अंदर हर पल चलती रहती है।